हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस पर। और फाइनली हितेश भैया आपके लिए लेकर के आ चुके हैं एक और वायरल पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भैया जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उन सभी को बता दूं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हो, और अगर आप 95% तभी लाओगे जब आपके सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस आएंगे। तो देखिए 95 प्लस लाने के लिए दो चीज़ें आपके कह सकते हो बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपको 95% मार्क्स लाना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको पेपर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पेपर किस तरीके का आएगा। उसके लिए देखिए हम अपने चैनल पर डेली मॉडल पेपर कराते हैं जिससे कि आपको पूरे पेपर का नॉलेज हो सके। और ऐसे मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधा पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे आगे चल के। और इन दोनों को पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में ईजिली 95% ला सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस तरीके के मॉडल पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हो तो भैया वीडियो आपको शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखनी है, तभी जाकर के आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आइए आज हम देखने वाले हैं भैया, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका पेपर है। कह सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो विज्ञान के पेपर की स्टार्टिंग की कुछ बेसिक जानकारी होती है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन हम जो आपको ज़रूरी चीज़ है वो पहले बता देते हैं कि 70 नंबर का पेपर आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको करना होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप पहले पढ़ लेना एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो चलिए हम बात करते हैं कि भैया पेपर में आगे हमारा क्या क्या होने वाला है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती जो हमारे एग्ज़ाम में पेपर में आएंगी। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो सबसे पहला टॉपिक होता है पेपर में होता है बहुविकल्पी प्रश्नों का। यानी सबसे पहले 20 बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और जिनके लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हमारा पहला क्वेश्चन। और ये पहला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों का है कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 इंटू यानी 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। कह रहा कि इस विलियन का पीएच मान कितना होगा, इस विलियन का पीएच मान कितना होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए आपसे पीएच मान पूछ दे और यहाँ पर आपको कुछ मोलर आयन सांद्रण दे दे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मोलर आयन सांद्रण 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पीएच मान कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर ये जो 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है ना, तो ये जो -7 होता है भैया, ये -7 यही आपका माइनस हट करके केवल 7 आ जाता है। यानी ये माइनस हट जाता है, केवल 7 आ जाता है। और यही क्या होता है, पीएच मान बन जाता है। ठीक है, यानी कि 10 की जितनी पावर होगी बस उसको धन में बदल दो, यानी प्लस में बदल दो, वही पीएच मान होता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे, और बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग कि लेड नाइट्रेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र यानी इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है, NO3 ब्रैकेट के अंदर और इसका होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। और यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस ये हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगला नोट करिए कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है। यानी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है जो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जीवाणु रहित का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो पानी होता है
उसको शुद्ध करने के लिए आपने बड़े बड़े स्विमिंग पूल या फिर बहुत से बड़े बड़े मात्रा में पानी वाले में जो टंकियों में पानी भरा रहता है, ठीक है, तो वो जब पानी गंदा हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो देखिए उसमें हम लोग मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलाते हैं स्टूडेंट? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारा जल होता है वो जीवाणु रहित बन जाता है, यानी जितनी भी उसमें बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया कह सकते हो कि बाहर निकल जाती है और उससे हमारा जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े स्विमिंग पूल में, बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में करते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्टूडेंट राइट ऑप्शन इसका बताने का प्रयास करेंगे कि भैया रासायनिक समीकरण हमको एक दे रखी है BaCl2, और ये जो हमारा BaCl2 दे रखा है ना, ये हमारा जली फॉर्म में है। जिनको जली फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो भैया एक्वस फॉर्म हमारा होता है, एक्वस फॉर्म, इसको हम जली बोलते हैं, ठीक है। तो BaCl2 हमारा एक जली विलयन है और इसी के साथ हमारा H2SO4 का एक जली विलयन है। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए BaSO4 बनता है जो कि एक ठोस होता है, और HCl निकलता है जो कि एक अम्ल होता है, और ये भी जली हमारा होता है, ठीक है। मतलब कि ये तरल अवस्था में होता है, कह सकते हो कि जैसे हमारे जो लिक्विड होते हैं ना वो सारे के सारे जली होते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि जो रिएक्शन दे रखी है ये किस प्रकार की रिएक्शन है ना, ये हमसे पूछ रहा है कि जो आपने रिएक्शन देखी ये किस प्रकार की रिएक्शन है। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारी रिएक्शन किस तरीके की है? तो ये हमारी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर ये हमारी जो है ना ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। कैसी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन यहाँ पर ये हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। चलिए इसका राइट ऑप्शन आपको बता दिया। आप चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और बोर्ड परीक्षा में चाहते हो कि भैया हमारे 95% नंबर आएँ, ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारी टीम ने मिल करके आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसको आप लोग कम समय में, वह बहुत ही कम कह सकते हो, इतने कम अमाउंट में आप इतनी सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हो जिसकी आपने संकल्पना भी नहीं की होगी। तो एक बार माय डियर स्टूडेंट, हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी हैं और जिनका प्राइस बहुत ही मिनिमम है। आप लोग कोर्स वगैरह खरीदते हो 599, 800, बहुत ही महंगे महंगे कोर्स आप परचेज़ करते हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे पुअर स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में एक ई बुक तैयार की है। हर एक सब्जेक्ट की ई बुक तैयार की है जिसको आप इजीली 95% ला सकते हो पढ़ के। तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए चीज़ें दे रखी हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब देखिए यहाँ पर आपकी बहुत सारी धातुएं दे रखी हैं, जैसे कि आपकी मैग्नीज और जिंक दे रखी है, आपकी Pt धातु दे रखी है, Cu यानी कॉपर धातु दे रखी है, Hg यानी कि आपकी पारा धातु दे रखी है, ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। जैसे कि एक हम अम्ल का उदाहरण लेकर के देखते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने HCl ले लिया या फिर हम लोगों ने यहाँ पर H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? अम्ल के। अब इन दोनों से ही हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन दे रखा है ना, इसको कौन विस्थापित कर पाएगा? तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Mg और Zn, क्योंकि यही हैं दोनों जो कि इन दोनों ही अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यह जो होते हैं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है। तो भैया क्लोरीन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो आप सभी लोगों को एक ऑप्शन याद रखना है कि क्लोरीन अणु में एकल सह संयोजक जो आबंध होता है वो उपस्थित होता है, ठीक है।
ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि क्लोरीन अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन अणु में एकल सह संयोजक आबंध पाया जाता है। और क्लोरीन की अगर हम संरचना या फिर सूत्र की बात करें तो Cl2 इसका संरचना सूत्र होता है, यानी सूत्र होता है। और Cl2 जो होता है एकल सह संयोजक आबंध से दो क्लोरीन आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपका उपखंड खा के होंगे। अब यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के होंगे, यानी भाई साहब ये कहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पहला अपना क्वेश्चन और इस पेपर का 7वां क्वेश्चन कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ पर होता है, हार्मोन्स के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है कि प्रोटीन या फिर वसा के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है और ये भाग किससे संबंधित है, जो संबंधित है, यानी भैया जो हमारा वृक्क तंत्र होता है, ठीक है, यानी जो हमारा वृक्क तंत्र होता है ये किससे संबंधित है, पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या परिवहन से। सभी लोग इसका राइट ऑप्शन कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उत्सर्जन से। यानी वृक्क एक जो भाग हमारा होता है वृक्क तंत्र, ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। यानी शुद्ध रुधिर जो हमारा होता है इसको कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। सिराएं होती हैं कि पोर्टल सिरा होती है कि महासिरा होती है कि महाधमनी होती है। तो देखिए जब आप हृदय को पढ़ोगे ना डिटेल से, जब हृदय के टॉपिक को डिटेल से पढ़ोगे ना तो जाकर पता चलेगा कि जो शुद्ध रुधिर होता है इसको हमारी ले जाने वाली महाधमनी होती है। कौन ले जाती है, महाधमनी। तो महाधमनी क्या करती है, हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। और जो शुद्ध रुधिर होता है सबसे पहले तो ये हमारा अशुद्ध होता है, और अशुद्ध को शुद्ध रुधिर कौन करता है, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करते हैं। और जो शुद्ध रुधिर होता है वो हमारा लाल होता है, अशुद्ध रुधिर हमारा नीला होता है। और शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाती हैं, तो महाधमनियाँ ले जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाऊंगा और आपको बताना कि इनमें से हमारा पादप हार्मोन कौन नहीं है। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑक्सिन दे रखा है और एक्सकॉर्बिक अम्ल दे रखा है, साइटोकाइनिन दे रखा है और एब्सिक अम्ल दे रखा है। ठीक है, तो फाइनली इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी ये जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये हमारा कह सकते हो पादप हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे आपके पादप हार्मोन होते हैं लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा एक पादप हार्मोन नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये इस प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लिस्मीनिया में। तो भैया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट में। यानी जो हमारे ईस्ट होते हैं ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुकुलन द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का है कि एक लिंगी नर पुष्प में, ठीक है, एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो एक लिंगी जो हमारा नर पुष्प होता है ना, नर पुष्प, ठीक है, तो एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाए जाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो बाह्य दल जो होते हैं पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा वार्तिकाग्र होता है ये भैया नर पुष्प में नहीं पाया जाता, ये हमारे मादा पुष्प में होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जब तंत्रिका कोशिका की बात आती है तो हम लोगों का जो तंत्रिका कोशिका है आप सभी को पता होता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कितनी होती, कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो जो तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है
इसमें एक बीच में एक मध्य खाली भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया उसको हम लोग बोलते हैं, कह सकते हो स्पेनिस, क्या बोलते हैं, सॉरी सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से आपके बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर के समाप्त हो चुके हैं और इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इस पेपर के बायो के। और इसके बाद आ जाता है आपका उपखंड गा, और यहाँ से फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स। और फिजिक्स के देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो चलिए पहला फिजिक्स का क्वेश्चन और पेपर का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की, पैरों की नहीं, फेरों, ठीक है, एक धारावाही हमारी वृत्ताकार कोई कुंडली है जिसमें हम फेरों की संख्या यदि n गुना बढ़ा दें या फिर बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखो सबसे पहली बात तो हम बात करें जो हमारा कुंडली होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो हमारा कुंडली होता है, ठीक है, तो जो हमारा कुंडली होता है यदि हम उसमें फेरों की संख्या, यानी ये जो फेरे हमारे होते हैं इनकी संख्या यदि हम बढ़ा देते हैं तो कुंडली के मध्य पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन कितना बढ़ जाता है, तो n गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है भैया, n गुना बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन की प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो भैया प्रतिरोध का मात्रक वेरी इजी क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का कह सकते हो यूनिट क्या होता है, तो चलिए उसको बताना है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करेंगे कि भैया जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, इसका राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का कह सकते हो कि यूनिट मतलब कि मात्रक क्या होता है, तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर की, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में, ठीक है, तो विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ क्या होता है। एक सरल रेखा होती है कि वृत्त होता है कि अर्धवृत्त होता है कि लगातार दिशा बदलती रहती है। तो भैया बताइएगा कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर यानी कि V, धारा यानी कि I, इन दोनों के बीच में ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। देखो मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये मान लो हमारा विभवांतर V है, ये हमारी धारा I है, ठीक है, तो इसके बीच में हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है जो कुछ इस तरीके का एकदम सीधी लेकिन तिरछा होती है, कुछ इस तरीके से रेखा होती है लेकिन ये सरल एकदम सीधी रेखा होती है। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V और धारा I के बीच में जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है, वाट होता है कि किलोवाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है कि किलोवाट प्रति घंटा होता है कि किलोवाट घंटा होता है। देखिए एक विद्युत यूनिट का जो मात्रक होता है, फिर कह सकते हो एक विद्युत यूनिट बराबर हमारा जो होता है वो आप लोगों का किलोवाट घंटा होता है, सॉरी किलोवाट घंटा, सही, बिल्कुल सही, किलोवाट घंटा ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कम से कम कितनी दूरी की चीज़ों को देख सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये हमसे कहना चाहता है कि एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब कोई अगर व्यक्ति है, अगर हमसे ये कहें कि भैया तुम बताओ कि कम से कम कितना दूरी तक देख सकते हो, तो अगर हम अपने पास की बात करें तो जैसे कि हमारे सामने अगर 25 सेंटीमीटर से अगर कोई और नज़दीक कोई वस्तु रख दी जाती है तो वो हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। इसका मतलब होता है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है मनुष्यों में वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर अधिक नज़दीक किसी वस्तु को लाएंगे तो फिर वो वस्तु हमें पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी और धुंधली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो बहुत सरल आंसर है कि चंद्रमा से देखने पर, यानी कि जब हम लोग चंद्रमा पर जाकर देखेंगे किसी आकाश को, ठीक है, तो वहाँ से हमें आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता है बल्कि हमको काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नीला तो हमको ये अपने धरती से देखने पर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब रात होती है तो आपको पता चलता है कि आसमान जो होता है, कह सकते हो आकाश जो होता है वो काला होता है। तो बेसिकली आपका जो चंद्रमा, यानी जब आप
जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली जो चंद्रमा से देखने पर जो हमारा आकाश होता है वो काला दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन MCQ की लास्ट प्रश्न की बात करें, क्योंकि 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन ही है और हमारे 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपने सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि जो हमारी ये आंखें होती हैं, ठीक है, आप देखते हो कि कभी कभी हमारे आंखों में एकदम अचानक से टार्च लग जाती है तो हमारी आंखें एकदम आपस मतलब कि तुरंत ही मिच कह सकते हो हम बंद कर लेते हैं, या फिर बहुत अधिक रोशनी होने पर हम अपनी आंखों को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी कि मीचने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अपनी रोशनी मतलब हम अपनी आंखों को प्रकाश के अनुसार किससे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें हमारी 4 चीज़ें होती हैं। एक तो पश्चमाभी पेशियाँ होती हैं, आइरिस यानी पुतली होती है, नेत्र लेंस होता है और कार्निया होती है। लेकिन जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना, वो हमारी पुतली होती है यानी आइरिस होती है। मैंने चीज़ बताई ना, जब कभी कभी क्या होता है कि एकदम अचानक से हमारे चेहरे पर टार्च लगती है तो उस समय हम अपनी आंखों को मीच लेते हैं, तो उसमें मीचने का जो कार्य करती है ना पुतली करती है। और कभी भी हमारे सामने कोई अधिक टार्च लगने लगती है तो अपनी आंखों को हल्का सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो बेसिकली वो जो कंट्रोल करने का कार्य करती है वो पुतली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर 20 नंबर यानी पुतली हो जाएगा। और इस तरीके से इस पेपर के इवन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये प्रश्न आप ज़रूर तैयार करना। ठीक है, इस पेपर के ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगे के होने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आपके जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो प्रश्न हमारे होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये टोटल आपके परीक्षा में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो भाग है वो उपखंड का। तो उपखंड का में हमारी जो पूछी गई है बेसिकली वो हमारी केमिस्ट्री है, यानी कि रासायनिक विज्ञान पूछी गई हमारी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आया केमिस्ट्री का, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। और ये प्रश्न आपको 101% मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण करके आपको एक क्वेश्चन जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपके परीक्षा में जरूर आएगा। और देखिए यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। सभी को मैं समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का मतलब होता है NaO। ठीक है, जो हमारा सोडियम ऑक्साइड होता है ये NaO होता है। तो जब NaO हमारा सोडियम ऑक्साइड जल के संग घोला जाता है तो क्या बनता है? जल का मतलब होता है H2O। तो H2O जब NaO से क्रिया करता है तो भैया हमारा क्या होता है और क्या बनता है। और इसको बनाने के बाद में संतुलित भी आपको करना पड़ेगा। और संतुलित कैसे करते हैं तो इस पर आपको डिटेल से वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना आप यूट्यूब से सर्च करके इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। दूसरा है कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, Na2SO4 जो हमारा सोडियम सल्फेट होता है, जब इस विलयन को हम लोग बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के विलयन में मिलाते हैं या फिर घोलते हैं तो हमारी क्या अभिक्रिया होती है और क्या क्या बनता है, और बनता है उसके बाद हमको इसको संतुलित भी करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। तो हमारा जो HCl है जब ये एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, किसके साथ भैया? एल्युमिनियम चूर्ण यानी Al धातु के साथ में क्रिया करता है तो क्या होता है, और इसको संतुलित भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जब दानेदार जिंक यानी Zn से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और आपको संतुलित भी करना है। तो इस तरीके से देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से, जिसको आपको बेसिकली सबसे पहले आपको इसको सूत्र रासायनिक समीकरण में लाना पड़ेगा और फिर इसको संतुलित करना पड़ेगा। अगर आप कर देंगे तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप इजीली इस टॉपिक को संतुलित कैसे करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे के क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 50 नंबर यानी वर्णनात्मक प्रश्नों का। देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के, और कर लेंगे तो भैया 4 नंबर मिलेंगे। सबसे पहला है संचारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो संचारण की आपको सबसे पहले परिभाषा बतानी है। ठीक है,
संक्षारण की परिभाषा बतानी है और इसके बाद इसका एक उदाहरण भी आपको देना है, ठीक है। उसी के साथ साथ सबसे पहले विकृत गंधिता की आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है, फिर विकृत गंधिता का आपको उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं एक बात शब्दों में बताऊं तो संक्षारण हमारा वो होता है, जैसे कि आपने लोहा को देखा होगा तो लोहे पर जंग चढ़ जाती है तो वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और विकृत गंधिता जो हमारा होता है, जब हम लोग कह सकते हो कि जो हमारा खाना होता है जब इसमें हम खराब हो जाता है तो इसमें एक अजीब तरीके की गंध आने लगती है, तो ये जो गंध आती है इसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता, यानी खाने को, भोजन के खराब हो जाने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता भी कहते हैं। फिलहाल इसके परिभाषा को अच्छे से और उदाहरण को भी आप तैयार करना, नोट कर लेना क्वेश्चन को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, यानी हमारे आयनिक यौगिक क्या होते हैं उसको बताना है, कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क से धातु जो जिंक होती है इसका निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है, इसका रासायनिक समीकरण देते हुए आपको समझाना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है और ये हमारा इवन लास्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या कीजिए और इसके रासायनिक गुण व भौतिक गुण भी लिखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आ गया है कि कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो एक क्वेश्चन तो बेसिकली पूरा 6 नंबर का आता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 से 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं और उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा कि कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा कि एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करते हैं, और एथिल, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, और तीसरा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये दोनों के दोनों प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पर केवल आपको ये समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर हमारे तैयार करने की बात आती है तो हम सारे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे आगे के क्वेश्चन है उपखंड खा के, और यहाँ पर हमारी पूछी गई है जीव विज्ञान, ठीक है। क्या पूछी गई? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यहाँ पर हमारी पूछी गई है। तो चलिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2-2 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है कि पहला है 6 नंबर में कि लसिका तथा रक्त में कोई 2 अंतर लिखिए, और अंतर से रिलेटेड 101% एक क्वेश्चन या फिर इवन 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला तैयार करिएगा कि लसिका और रक्त में कोई 2 अंतर लिखिए, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि मानव हृदय में रक्त परिसंचरण या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है या फिर ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, डिटेल्स आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर में, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं बायो के। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये जो 3 चीज़ें दे रखी हैं इनको आपको पूरा जो इसमें पूछा गया है वो चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि पुनरुद्भवन और मुकुलन क्या होते हैं, इसमें अंतर भी बताइए, और पुनरुद्भवन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है, तो मतलब यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा भी बतानी है, ठीक है, और इसका आपको उदाहरण भी आपको बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड है कि स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उदाहरण सहित। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करोगे तो भैया 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, और ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको 100% तैयार कर लेने हैं, ठीक है। फिलहाल इसके अलावा अथवा में जैसे कि आपको पता था कि केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए थे, वैसे बायो में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि हमारा उपखंड गा स्टार्ट होने वाला है, और इतने प्रश्न आपने जो देखे यहाँ तक हमारे बायो के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बायो हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से आपकी जो स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी उपखंड गा यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या भैया? फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स भी सिखाए जाएंगे।
इसका आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको खुद से सीखना चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स यूट्यूब से किसी भी चैनल से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। इवन आप अपने स्कूल टीचर या फिर कोचिंग के टीचर से भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और एक बात याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से, ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो 4 नंबर में यह क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन हमारा ये हो गया और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एक 250 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई हमारे पास एक कह सकते हो परिपथ है जिस पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है और 250 ओम उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। तो उसमें ऊर्जा व्यय की दर क्या होगी आपको वो बतानी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ पर भी आपका न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको आप तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है और तार की नहीं, स्टार नहीं होगा, यहाँ तार कर लीजिए, कि तार की लंबाई को दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग ओम तो हमारा उतना ही रहने वाला है, लेकिन इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए को हम लोग हाफ कर दें यानी a/2 कर दें तो फिर उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करें। तो अथवा में देखिए आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अथवा में देखिए न्यूमेरिकल आपको एक और तैयार करना पड़ेगा कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बम्ब नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब कर लीजिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना सके। मतलब कि किसी अवतल लेंस, हमारे पास एक लेंस है अवतल लेंस, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी हमको 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर दे रखी है और हमसे यह कह रहा है कि प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए। यानी हमसे ये पूछ रहा है, इस प्रतिबिंब का यू पूछ रहा है, क्योंकि हमको यू पता नहीं है, वी पता है। वी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है और हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन सके। और इससे उत्पन्न आवर्धन यानी यम भी ज्ञात कीजिए। एम का मान क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि माइनस का v/u होता है और यम = v/u होता है। 2 होते हैं, लेंस के लिए अलग और आपका कह सकते हो दर्पण के लिए अलग, दोनों के लिए आवर्धन के सूत्र अलग होते हैं। फिलहाल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछा गया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर में 2 न्यूमेरिकल आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का और दूसरा क्वेश्चन है डेरिवेशन टाइप का। तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि किसी तांबे के तार का व्यास, ठीक है, यानी डायमीटर, तांबे के तार का व्यास यानी 0.5 मिलीमीटर है और प्रतिरोधकता को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोधकता हमारी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखी है और हमसे कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इसे से दोगुनी व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध का क्या अंतर होगा, प्रतिरोध में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है। और एवरी क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप गूगल से, डाउबनेट जैसी एप्लीकेशन से, इवन जहां से आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं वहां से आप इनको तैयार करने का प्रयास करेंगे। और अगर हम समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 2 से 3 से 4 घंटा की वीडियो बन जाएगी, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल आप इनको अपने से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम अथवा में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन की बात करें तो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि किसी विद्युत बल्ब का जो सामर्थ्य होता है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये सिद्ध करना है। और इस तरीके से देखिए यहाँ तक आपके फिजिक्स के 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 करना रहता है और 4 नंबर के भी क्वेश्चन आपको पता चले। और इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने
विज्ञान का पूरा पेपर एकदम अच्छे तरीके से समझा, और जो भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देखा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको सब कुछ पता चल गया होगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, विज्ञान की, और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे साइंस में आते हैं पेपर में, ठीक है। और इसके अलावा एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही खास आपके लिए कुछ चीज़ यहाँ पर मैंने दी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करके देखिएगा।